अबसार साहब, हम सूबों को कैसे मनाएं कि उन्होंने स्पेंडिंग के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन भी करनी है? देखिए, सूबों को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपने तो उनको नहीं सिखाना, वो हमसे ज़्यादा सीखे सिखाए हैं, पढ़े लिखे हैं। इशू ये है कि जब 18वीं तरमीम के लिए सूबों ने ज़ोर दिया, हमेशा से ज़ोर दिया। आपने तो मेरा ख्याल 2013 में शायद 18वीं तरमीम आई थी, ये 2012 में जब भी आई, उससे पहले कई दहाइयों तक ये बहस होती रही कि सूबों को इख्तियार मिलना चाहिए और 1973 के आइन के मुताबिक बनना चाहिए, जिसमें कंकरेंट लिस्ट थी और उसके अलावा सूबों को तो वो कंकरेंट लिस्ट में जितनी चीज़ें थी वो सूबों को जानी थी, नहीं गई थी। और वो जब उनका मुतालबा पूरा किया गया तो इसके बाद ऑटोमेटिकली सूबों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। प्रॉब्लम इसमें यह है कि मैं और आप जो कर सकते हैं वो ये है कि हम आवाम को इस बात के बारे में आगाह करें कि अब जो आपका पैसा है, आपका जो टैक्स मनी है, वो ज़्यादा सूबों के पास, आप जिस हैं उसके पास ज़्यादा पैसा है बजाय वफाकी हुकूमत के, ताकि वो अपने सूबाई हुकूमतों को अकाउंटेबल बना सकें। देखिए, कुछ चीज़ों पे तो वफाकी हुकूमत का होल्ड है, जैसे पेट्रोल है, बिजली की कीमतें हैं, गैस है और कुछ टैक्सेस हैं। लेकिन अगर आप सूबाई हुकूमतों की तरफ देखें तो उनका जितना भी डिपेंडेंस है मेजरली वो उसी टैक्स पे जो वफाकी हुकूमत इकट्ठा करती है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो या वेल्थ टैक्स हो। तो ये और पैसा फिर वफाक के पास रहता कोई नहीं है, सूबों को उन्हें लाजमी देना पड़ता है। अगर कुछ हिस्सा इसमें सूबे भी जमा करना शुरू करें, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में जो है वो स्टेट ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करती है बजाय वफाक के। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है। हम इख्तियारात तो सूबे हमारे सारा चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सारी नहीं चाहते। दूसरा फ़र्क ये है कि सूबों के पास जो इख्तियारात गए हैं वो अब नीचे ज़िला की सतह पे जाने चाहिए। ये कितना बड़ा लकूना है 18वीं तरमीम के बाद कि वफाक से पैसे सूबों के पास चले जाते हैं और सूबे फिर अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं। और ये वही वाला कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके बारे में सूबे एतराज़ करते थे वफाक पे, और 1973 के आइन के बाद 40-50 साल वो एतराज़ करते रहे कि वफाक हमें पैसा दे, हमें पता है कहाँ खर्च करने हैं। अब ज़िले ये कह रहे हैं सूबाई हुकूमत को, सूबाई दारुल हुकूमत को कि पैसा हमें दें, हमें पता है कि कहाँ पे खर्च करना है। लेकिन इस पर सूबाई हुकूमत मान नहीं रही और उसी तरह तमाम सूबाई हुकूमतें बिहेव कर रही हैं जैसे वफाक उनके साथ करता था। तो अब ये सूबों का फ़र्ज़ है मेरे ख्याल में कि जो हक आपने ऊपर से लिया है वो नीचे लोगों तक पहुँचाएँ। शकील रामे साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे भी कमेंट चाहता हूं, जो मुतालबात, जो तहफ़्फ़ुज़ात बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से बिज़नेस की सरगर्मी बढ़ाने के लिए बातचीत की जा रही थी, इस बजट के बाद हम क्या कह सकते हैं? रिलीफ का तो कुछ हद तक ऐलान किया गया है, लेकिन आप बेहतर राय इस पर देंगे। देखें, अगर हम इस बजट को बागौर जायज़ा लें, या आपकी जितनी डिस्कशन हो रही है इस जगह पे भी या दूसरी जगह पे भी, तो सारी जो डिबेट है वो टैक्स के गिर्द घूम रही है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो डिबेट होनी चाहिए थी, कि घूमनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री किस तरफ जा रही होगी, एग्रीकल्चर किस तरफ जा रही होगी। क्योंकि किसी भी जो इकानमी है उसके जो फंडामेंटल पिलर हैं वो उसकी पिलर होता है, वो उसकी प्रोडक्शन सेक्टर होता है, जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे होता है। हमारी इस दोनों सेक्टर्स की क्या पोजीशन है, क्या गवर्नमेंट इनमें क्या करना चाह रही है? अब देखिए, मैं इसको अगर बजट के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लें, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब जो हमारी एग्रीकल्चर 2.68% उसकी हुई है, ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्री की करें तो 6.1% है। देखिए, जब इसको हम डाइसेक्ट करते हैं तो इंडस्ट्री की जो डिबेट है मेजर हमें नज़र आ रही है, वो ऑटोमोबाइल में नज़र आ रही है और पेलर्स में नज़र आ रही है, जो कि टेक्सटाइल का पेलर्स और वीरिंग्स में नज़र आ रही है। वो भी अगर देखें तो गवर्नमेंट ने जो बेतहाशा सब्सिडी दी हुई है टेक्सटाइल को, जिसकी टेक्सटाइल पॉलिसी के थ्रू, वो उसकी मरहून मिन्नत है। अगर हम देखें तो रियल ग्रोथ के जो पिलर्स हैं इंडस्ट्री में भी, वो भी हमें कोई इतने क्या कहें कि स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। मगर एग्रीकल्चर की जो हमें नज़र आ रही है ग्रोथ, उसको मैं बहुत शानदार कहूँगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तमाम एंटी फार्मर और एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के बावजूद हमारी एग्रीकल्चर ने कुछ ग्रोथ जो है कि वो शो की है। आज तो ये ग्रोथ बड़ी कम है।
अगर हम देखें तो जीडीपी में इसका हिस्सा कितना है एग्रीकल्चर का, इसका हमारा लेबर फोर्स में कितना है, लेबर फोर्स में मेरा 37 और 38% है, जीडीपी में 23.44% है। यानी कि जो मेजर पिलर हैं वो आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। जब तक ये दोनों ठीक नहीं होंगे तो आप इकोनॉमी को ठीक करने की कैसे बात करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट के कहते हैं कि जो लास्ट ईयर कहते हैं कि वो उसकी इन्फ्लेशन नीचे आई, जब इन्फ्लेशन नीचे आई तो किस वजह से आई, मेनली वो जो आई थी इसकी हमारी फूड की जो प्राइसेस कम हुई। फूड की प्राइसेस कैसे कम हुई कि आपने एग्रीकल्चर वालों को उसकी यानी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं दी। जिस तरह आप पिछले साल देखें कि जो वीट की प्रोडक्शन थी उसकी वो कहते थे 4,000 से ज़्यादा तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो लास्ट ईयर इनको रेट क्या मिला, 2200 2800। अब इस तरह की जब चीज़ें की थी तो ये शॉर्ट टर्म है, और जो हमें ग्रोथ भी नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म है। अभी भी जो नजर आ रहा है वो हमारा फोकस जो है वो टैक्सेस पे है, यानी कि किसका टैक्स बढ़ा दो, किसी का कम कर दो, बिल्कुल टैक्स कलेक्शन पे हमारा ज्यादा जोर है। नदीम मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। जब हम बार बार ग्रोथ की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है। इस पूरे बजट में या स्पीच में मुझे तो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया है कि किसी किस्म के ऐसे रिलीफ की बात की जाए या ये बात की जाए कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से कम करनी है। कुछ टैक्स में रिलीफ की बात तो हो रही है, लेकिन बिजली का टैरिफ तो वैसे ही ज्यादा है, फिर उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमारी ज्यादा ही है। तो और वजीर आजम दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इस बजट के बाद जो मईशत का पहिया है वो बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। ये ग्रोथ की तरफ फिर हम कैसे जाएंगे? बस आस रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी रहमत करते कि हम ग्रोथ की तरफ चले जाएं। कोई स्ट्रेटेजी तो बहरहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बजट में आमतौर पर इनकम और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल होती है तो ज्यादा फोकस बहस का मेरे ख्याल में टैक्सेस के ऊपर रहना या एक्सपेंडिचर्स के ऊपर रहना, वो उसकी बजट है ही एक आपकी फिस्कल स्टेटमेंट है तो उसी के ऊपर रहना चाहिए। अभी आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं तो टैक्सेस में 17.6% इन्होंने प्रोजेक्शन दी है अगले साल के लिए। 13,000 अरब का इस साल का टारगेट है, तो अगले साल के 15,264 की प्रोजेक्शन दी है। अब ये 17.6% की ग्रोथ जो है कमो बेश ये बन जाएगी आपकी 2264 अरब रुपए। 2264 अरब रुपए में से आपकी 4% इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रखी है और 8.2% की इन्फ्लेशन है, तो ये 12% की नॉमिनल ग्रोथ बनती है। जो ऊपर से 5.6% है या 6% की बाकी की जो ग्रोथ है वो ये कैसे लेंगे, वो एडिशनल टैक्सेस से लेंगे जो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए। वो आपको मिलेंगे कि सेल्स टैक्स की हमने एग्जम्पशंस विड्रॉ कर दिए हैं, बड़ी एक महफूज सी टर्म। एक्चुअली वो सेल्स टैक्स लगना शुरू होता है तो जिस आइटम पे लगता है वो कहते हैं ये पहले एग्जाम था हमने लगा दिया, तो वो अभी डिटेल्स आना बाकी है किस किस पे वो लगनी है। वो मेरे ख्याल में बहुत सारे आइटम होंगे, 400-500 अरब के 600 अरब के इजाफी टैक्सेस की डिटेल आनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि इन्होंने अगले साल का रेवेन्यू टारगेट कितना लेना है। जो मैंने आपको 12% की ग्रोथ बताई कि जीडीपी और इन्फ्लेशन के साथ बनती है, वो भी ऑटोमेटिकली पूरी 12% आती नहीं। 12% की नॉमिनल ग्रोथ आनी चाहिए आइडियली। हो सकता है उसमें से वो 12% की बजाय वो 8% आए या 9% आए। बाकी के लिए इन्हें इजाफी इकदाम लेने हैं, और वो इजाफी इकदाम जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है उसमें तो दो भी नजर नहीं है। वो फाइनेंस बिल या तो पढ़ के उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो या स्टेप बाय स्टेप जब ये ऐसा रोज जारी करेंगे तो उससे समझ आएंगे। जब आपकी ग्रोथ ना हो रही हो ना इकोनॉमी में, तो आपकी टैक्सेस की ग्रोथ नीचे चली जाती है। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आपकी इकोनॉमी अगर फास्ट ग्रोइंग मोड में 6-7% से ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है कि आपको ज्यादा रेवेन्यू दे रहे। अगर आपकी इकोनॉमी बिल्कुल आपने ग्रोथ स्टाइफल की हुई है, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर है वो भी आपने लाइफ स्टॉक की ग्रोथ दिखा के ना, गधे घोड़े भैंसे उसमें इजाफा दिखा के बनाया हुआ है, तो फिर आपको उनसे टैक्स थोड़ी मिलना है। गधे ज्यादा हो गया तो टैक्स ज्यादा थोड़ी आएगा। तो इन्होंने तो लाइफ स्टॉक की ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर हो सकता है पिछले 3-4 सालों की कंटिन्यूस लो बेस के बाद इस साल ऊपर गया हो, लेकिन स्मॉल स्केल में नंबर तो सारा टेबल पे बैठ के प्रोजेक्शन से बनाते हैं, तो इनके नंबर्स में काफी इश्यूज हैं, जेन्युइन नहीं है वो नंबर्स। तो इनका बजट जो ओवरऑल जितना होना चाहिए था ना, एक आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए थी कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट एफडीआई आनी शुरू हो जाए। उस टाइप की तो दो इकदाम भी नहीं है। कोई एक चीज बता दें हम लोगों को बता सकें कि ये काम करने से ये शुरू हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो टैक्सेस की शरह इन्होंने काम किया वो दुरुस्त काम किया है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में असल टारगेट और असल जो चैलेंज है, बल्कि टारगेट भी कहना चाहिए, चैलेंज ये है कि ब्लैक इनकम है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही। तो आप उसको 1%, 1.5% की शरहों से टैक्स करें, सिर्फ उसको कोशिश करें कि वो टैक्स नेक्स्ट में वो असासे आने शुरू हो जाए। इन्होंने किया ये कि टैक्स लगाया तो सीधे 4-4% से 5-5% से लोग उसके ऊपर फिर वो करते हैं कि वो जो वैल्यू 10 करोड़ का सौदा है 5 करोड़ का डिक्लेयर करते हैं, टैक्स उतना मिलता नहीं है। तो आप स्टार्ट ही लो बेस से, लो रेट से शुरू करें, 1%, 1.25%, 1.5% इस शरहों से शुरू करें, ताकि किसी के पास बेईमानी करने के लिए इंसेंटिव ना हो और वो तमाम असासे जो आपके टैक्स नेट में आने शुरू हो जाए। दुरुस्त है, लेकिन बियॉन्ड दैट अगर रियल एस्टेट से आगे निकलता है
तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सी पॉलिसी है जिसके नतीजे में हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, जॉब क्रिएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपकी पिछले 4 साल की एवरेज ग्रोथ रेट जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत के नीचे, पीडीएम पहले वाली भी और पीडीएम दूसरी करंट वाली भी मिला लें तो 2.3% एवरेज जीडीपी ग्रोथ है इनकी 4 साल की, 2.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तो आसमान को छू रही है। ये कहते हैं हमने बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दे दिया, ग्रोथ नाम की इसमें कोई चीज नहीं है, ना इससे डेवलपमेंट होगी ना सरमायाकारी होगी।